हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स का यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स अभी हमने स्टार्ट किया था। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स लगभग खत्म हो चुका है। आज का ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। तो इस फोटोमेट्री को और उसके न्यूमेरिकल को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। और अगला जो भी आपका लेक्चर होगा यानी लेक्चर नंबर 14, वहां से हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि 3 यूनिट जो हमने कवर किया है वो है मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स एंड वेव एंड ऑसिलेशन। तीनों का सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में उसको ढूंढेंगे तो सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। सारे लेक्चर वहां पर एकदम सीक्वेंस में अपलोडेड है। ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि फोटोमेट्री, देखिए बहुत ही टफ ये कोई चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान है। कुछ एक टर्मिनोलॉजी सिर्फ आपको समझना है। बहुत ही आसान सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो क्या करेंगे कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फार्मूले हैं, उन सबको हम पहले से बोर्ड पर लिख कर रखेंगे और जल्दी से उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि प्रॉपर टाइम में ही थियरी भी कवर हो जाए और उसके ऊपर अच्छी खासे अमाउंट में न्यूमेरिकल भी हम डिस्कस कर सकें। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन को देख लेते हैं कि फोटोमेट्री का मतलब क्या है। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट से, और फोटो का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट। तो आपने इसके पहले पढ़ा होगा कैलोरीमेट्री, आपने पढ़ा होगा थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री में क्या होता था, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर मेजरमेंट को स्टडी करते थे। और इसी तरीके से कैलोरीमेट्री में क्या मेजर करते थे, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। तो कैलोरीमेट्री में हम किसी भी ऑब्जेक्ट से कितना हीट इमिट हुआ है, कितना हीट फ्लो हो रहा है, हीट के फ्लो को मेजरमेंट करते थे, दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। उसी तरीके से फोटोमेट्री में हम क्या करेंगे, लाइट को मेजर करेंगे। लाइट को मेजर करने का मतलब कि लाइट से रिलेटेड जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन में आप कह सकते हैं कि फोटोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट मेजर्स द लाइट इमिटिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट सोर्स। जैसे मान लीजिए आपके पास लाइट सोर्स है कोई और इससे लाइट निकल रही है, एक बल्ब है, इससे लाइट निकल रही है। तो क्या कैपेसिटी है, कितनी कैपेसिटी है इसके पास लाइट इमिट करने की, वो कैपेसिटी को हम मेजर करते हैं। एंड इट्स इफेक्ट कह लीजिए, इट्स एल्यूमिनेशन ऑन अ सरफेस। और किसी सरफेस पर उस लाइट का कितना असर पड़ रहा है, कितनी इंटेंसिटी है, कितना इल्यूमिनेंस है, वो मेजर करने के लिए जो ब्रांच हमने बनाया है फिजिक्स का, दैट इज कॉल्ड फोटोमेट्री। ठीक है। तो सीधा सीधा कहें कि फोटोमेट्री में हम लाइट से रिलेटेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका मेजरमेंट स्टडी करते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है सॉलिड एंगल, जो आप पहले से भी पढ़ रखे होंगे, बट यहाँ पर जरूरत है तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन में डिफाइन होता है और प्लेन एंगल 2 डायमेंशन में डिफाइन होता है। तो प्लेन एंगल का मतलब सिंपली जिसको एंगल बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। और किसी भी सरफेस एरिया से किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर 3 डायमेंशन में जो एंगल बनता है, उस एंगल को ही हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको ओमेगा से एक्सप्रेस करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक सरफेस एरिया है डेल्टा ए, तो इस सरफेस एरिया से इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है पॉइंट ओ पर, इसी एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया डेल्टा ए अपान सरफेस एरिया से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये सरफेस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये आर ना हो, यानी ये जो यूनिट वेक्टर हो ये इस आर के अलोंग ना होकर के किसी और डायरेक्शन में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यानी ये सरफेस आपका थोड़ा तिरछा हो जाए तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा, यूनिट वेक्टर, वो इधर होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस आर के अलोंग इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, यानी इस एरिया का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अगर ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है थीटा डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसमें कॉस थीटा आ जाता है। इसलिए इस एरिया का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो डेल्टा ए कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये थोड़ा जनरल हो गया है, यानी कि अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो लाइन के अलोंग ही इसका यूनिट वेक्टर है, यानी यूनिट वेक्टर और इस लाइन वेक्टर के बीच का एंगल 0 है। तो यहाँ पर जैसे थीटा की जगह पर हम 0 रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से हमको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो ये एक जनरल केस हो गया, आप इसको याद कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास जो सरफेस है वो कौन सा सरफेस है, किसी स्फीयर का सरफेस है,
और किसी स्फीयर के टोटल सरफेस की वजह से उसके सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनेगा। तो आप यही फार्मूला ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर जितना भी आप ड्रॉ करेंगे वो इसके लाइन के यानी रेडियस के अलॉन्ग ही होगा। तो हम यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर थीटा 0 रखना पड़ेगा। तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर, और डेल्टा ए की जगह पर इसका पूरा सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई आ जाएगा। और ये सॉलिड एंगल है तो यूनिट क्या हो जाएगा, स्टे रेडियन। तो ये भी एक जरूरी चीज है, इसको आप याद रखिए कि स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की वजह से उसके सेंटर पर जो सॉलिड एंगल बनता है वो 4 पाई स्टे रेडियन होता है, और सर्किल के टोटल सरकमफेरेंस की वजह से उसके सेंटर पर जितना प्लेन एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पर। ये तो सब बड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया कि फोटोमेट्री क्या होता है और सॉलिड एंगल, जो कि पुरानी बात है ये सब। यहां से आपको मुख्य रूप से चीजें पढ़नी है फोटोमेट्री के अंतर्गत। तो रेडिएशन फ्लक्स है और यहां पर ल्यूमिनस फ्लक्स है। अगर इन दो टर्म को आप समझ जाते हैं तो आप ल्यूमिनोसिटी कर्व को समझ जाएंगे, और अगर ये ल्यूमिनोसिटी कर्व आप समझ जाते हैं तो आप ल्यूमिनस इफिशियंसी और रिलेटिव ल्यूमिनस इफिशियंसी भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, आप जस्ट ये इमेजिन करिए कि आपके पास कोई एक लाइट सोर्स है। वो लाइट सोर्स इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। तो मान लीजिए कि एक बल्ब है आपके पास, इससे कुछ लाइट इमिट हो रही है, ये एक लाइट सोर्स है। तो किसी भी लाइट सोर्स से जितनी भी एनर्जी इमिट होती है, जितना भी रेडिएशन बाहर निकलता है 1 सेकेंड में, उस टोटल रेडिएशन एनर्जी को हम बोलते हैं रेडिएशन फ्लक्स। ठीक है, तो टोटल रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय अ लाइट सोर्स in 1 second is called radiation flux of that source। रेडिएशन एनर्जी का मतलब कि जो एनर्जी बाहर निकल रही है उसमें हीट का भी पार्ट होगा और लाइट का भी पार्ट होगा। लाइट का पार्ट का मतलब जिसकी वजह से हमको कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते, विजिबिलिटी का सेंस जिसकी वजह से आएगा वो एनर्जी लाइट एनर्जी, और टेम्परेचर का सेंस जिस मतलब हीट जो फील होता है हमको, वो आपका जो एनर्जी होगा वो हीट एनर्जी होगा। तो रेडिएशन एनर्जी का मतलब इसके अंदर हीट एनर्जी भी है और लाइट एनर्जी भी है। तो किसी भी लाइट सोर्स जैसे बल्ब से ही आप जानते हैं उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होता है और कुछ विजिबिलिटी यानी कुछ लाइट भी होती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब को आप जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं वो पूरी एनर्जी की करस्पॉन्डिंग एनर्जी तो इमिट करता है, बट उसमें 2 तरह की एनर्जी मिक्स होती है। कुछ हीट एनर्जी होती है, कुछ लाइट एनर्जी होती है। हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी को पूरा मिला करके बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी। तो 1 सेकेंड में जितना भी रेडिएशन एनर्जी ये इमिट करता है वही इसका क्या बोला जाएगा, रेडिएशन फ्लक्स। और आपको पता है रेडिएशन फ्लक्स किसके इक्वल होगा, तो आप कह सकते हैं कि रेडिएशन फ्लक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग रेडिएशन फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर गिवन टू दी बल्ब या लाइट सोर्स। इस लाइट सोर्स को आपने 1 सेकेंड में जितना एनर्जी दिया, दैट इज जितना पावर दिया, वही इलेक्ट्रिकल पावर या वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब यहाँ पर इमिट हो रहा है और उसको हम बोल रहे हैं रेडिएशन एनर्जी। तो अगर हम मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करेंगे तो रेडिएशन जो फ्लक्स है उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल बोल सकते हैं। अब नेचुरल अगर कोई सोर्स जैसे सन की बात करें, मून की बात करें, तो उनसे जो भी लाइट निकल रही है उसके लिए अब हम इलेक्ट्रिकल पावर वर्ड तो यूज कर नहीं सकते। तो उसमें हम सिंपली सिर्फ क्या बोलेंगे, रेडिएशन फ्लक्स। जैसे सन से लाइट आ रही है उसमें हीट भी है और लाइट भी है, मतलब विजिबल लाइट भी है और हीट भी है। तो पर सेकेंड में जितना भी वो इमिट कर रहा है वो सिर्फ क्या बोला जाएगा, रेडिएशन फ्लक्स। बट इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए वो रेडिएशन फ्लक्स किसके इक्वल, इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल। तो इसका यूनिट क्या होगा रेडिएशन फ्लक्स का, तो रेडिएशन एनर्जी पर सेकेंड है तो जूल पर सेकेंड यानी कि वाट होता है। और दूसरा टर्म है ल्यूमिनस फ्लक्स। तो देखिए टोटल जो रेडिएशन एनर्जी है उसमें जो विजिबल लाइट है यानी लाइट एनर्जी है, तो 1 सेकेंड में जितना लाइट एनर्जी कोई भी लाइट सोर्स इमिट करता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। मान लीजिए इन्होंने क्या किया, आपने इसको दिया 25 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में, यानी आपने इनको 25 वाट जो है पावर सप्लाई किया। तो इन्होंने क्या किया, 25 वाट इन्होंने भी बाहर इमिट कर दिया। बट जो 25 वाट इन्होंने इमिट किया या 25 जूल पर सेकेंड इन्होंने जो इमिट किया उसमें से सपोज कि 15 जूल अलग था और 10 जूल अलग था, है ना। 15 जूल मान लीजिए हीट था और जो 10 जूल था वो क्या था, विजिबल लाइट था, लाइट के फॉर्म में। तो
तो ये जो टोटल है इसको हम बोलेंगे रेडिएशन एनर्जी, लेकिन इसमें से ये जो लास्ट वाला 10 जूल है वो है लाइट एनर्जी, और इसके पहले का ये 15 जूल है हीट एनर्जी। तो टोटल की जब बात करेंगे तब हम रेडिएशन फ्लक्स निकालेंगे, सिर्फ लास्ट वाले की जब बात करेंगे तो हमारा ल्यूमिनस फ्लक्स निकल जाएगा। तो 1 सेकेंड में जितना भी लाइट एनर्जी ये इमिट कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स, और इसको कैपिटल F से एक्सप्रेस करेंगे। इसका यूनिट होगा ल्यूमेन। इसको आप ध्यान रखें, इसका यूनिट क्या है? ल्यूमेन। ल्यूमिनेंस किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस फ्लक्स की। इसके बाद एक टर्म आता है ल्यूमिनस इफिशियंसी, है ना, यहां पर मैंने लिख दिया ल्यूमिनस इफिशियंसी। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब है इसने 1 सेकेंड में टोटल 25 जूल एनर्जी इमिट किया, जिसमें से 10 जूल लाइट एनर्जी थी। तो अगर हम क्या करें, लाइट एनर्जी से रिलेटेड जो फ्लक्स है यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स, और टोटल रेडिएशन से रिलेटेड जो फ्लक्स है यानी कि रेडिएशन फ्लक्स, इनका रेशियो निकालें तो उस रेशियो को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उस रेशियो को? ल्यूमिनस इफिशियंसी। तो किसी भी लाइट सोर्स से जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स इमिट होता है डिवाइडेड बाय जितना टोटल रेडिएशन फ्लक्स इमिट होता है, इस रेशियो को ही हम बोलते हैं ल्यूमिनस इफिशियंसी। तो किसी भी लाइट का जो सोर्स होता है ना, उसकी अपनी एक इफिशियंसी होती है कि वो कितना, मतलब टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी निकालने के लिए ल्यूमिनस फ्लक्स को ऊपर रखेंगे और डिवाइड में अपान में टोटल रेडिएशन फ्लक्स को रखेंगे। तो ये आपका ल्यूमिनस इफिशियंसी का फार्मूला है, ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेडिएशन फ्लक्स। और हमारा जो लाइट सोर्स है अगर वो नेचुरल ना होकर के इलेक्ट्रिकल सोर्स है, बल्ब वगैरह है, तो हम रेडिएशन फ्लक्स की जगह पर इलेक्ट्रिकल पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है रेडिएशन फ्लक्स को हम इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल दिखा सकते हैं। तो ये जो हमारा आ गया ल्यूमिनस इफिशियंसी, हमने क्या किया, ल्यूमिनस इफिशियंसी और विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है उसके बीच में एक ग्राफ खींचा। तो देखिए ल्यूमिनस इफिशियंसी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो ल्यूमिनस फ्लक्स अपान रेडिएशन फ्लक्स, तो ये ल्यूमेन में रहेगा और ये वाट में रहेगा, तो ल्यूमेन पर वाट आएगा। तो हमने ल्यूमिनस इफिशियंसी को वाई एक्सिस पर और वेवलेंथ को एक्स एक्सिस पर एक्सप्रेस किया, तो हमको ये कर्व मिला। और इस कर्व को, इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनोसिटी कर्व, ल्यूमिनोसिटी कर्व। और यहां पर हमने ये देखा कि 5550 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग जो ल्यूमिनस इफिशियंसी मिलता है वो मैक्सिमम है, दैट इज 685 ल्यूमेन पर वाट। यानी कि 5550 एंगस्ट्रॉम का जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट में, वो सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी या सबसे ज़्यादा वो इफेक्ट जो है हमारी आंखों पर प्रोड्यूस करता है। तो 5550 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ल्यूमिनस इफिशियंसी मैक्सिमम है। किसी भी दूसरे वेवलेंथ की ल्यूमिनस इफिशियंसी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। आप देखिए इससे कम वेवलेंथ का भी अगर आप देखेंगे तो ल्यूमिनस इफिशियंसी इससे कम आएगा, और इससे ज़्यादा का भी देखेंगे तब भी कम आएगा। तो यही वो मैक्सिमम यही वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग ल्यूमिनस इफिशियंसी मैक्सिमम आती है। और इसीलिए इसको हम मानते हैं कि ये मतलब 100% ल्यूमिनस इफिशियंसी है किसी भी लाइट सोर्स का। तो जब आपको किसी भी लाइट सोर्स की ल्यूमिनस इफिशियंसी को बताना होता है कितना अच्छा है, तो जैसे आपने हीट इंजन पढ़ा था ना, हीट इंजन, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो कार्नो इंजन होता है वो आइडियल हीट इंजन होता है। तो किसी भी दूसरे इंजन की इफिशियंसी को अगर आपको मेजर करना है तो कार्नो इंजन की इफिशियंसी से कंपेयर करते थे, है ना। बिल्कुल वैसे ही किसी भी दूसरे लाइट सोर्स का अगर आपको ल्यूमिनस इफिशियंसी पता करना है तो उसको आप इस इफिशियंसी से कंपेयर करेंगे कि 685 ल्यूमेन पर वाट इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी है। तो किसी भी दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो ल्यूमिनस इफिशियंसी होगा, अगर आप इस इफिशियंसी से कंपेयर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं रिलेटिव ल्यूमिनस इफिशियंसी। और रिलेटिव ल्यूमिनस इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या? तो जो भी लाइट सोर्स आपके पास है उसका ल्यूमिनस इफिशियंसी और डिवाइडेड बाय ल्यूमिनस इफिशियंसी ऑफ विजिबल लाइट एट वेवलेंथ 5550 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 685 ल्यूमेन पर वाट। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिलेटिव ल्यूमिनस इफिशियंसी।
तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं, इसको आपको ध्यान रखना। और ये भी याद रखिए, ये 5550 जो एंगस्ट्रॉम है, वेवलेंथ है, वो किस कलर का है? तो ये ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है। यानी हमारी जो आई होती है ना, वो ग्रीन और येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन है, यानी ये जो वेवलेंथ है इसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो कई बार यह सवाल पूछा है किस कलर के लिए, किस वेवलेंथ के लिए हमारी आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सबसे ज़्यादा उसको इल्यूमिनेशन फील होता है, तो वो है 5550 यानी कि ग्रीन प्लस येलो का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करें। इसके बाद हम अगले टॉपिक को भी इसी तरीके से लिख करके पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगला टॉपिक है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आपने पीछे रेडिएशन फ्लक्स और ल्यूमिनस फ्लक्स देख लिया है, अब उसी ल्यूमिनस फ्लक्स को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैसे निकलती है? तो ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल आप समझ गए हैं, तो पर यूनिट सॉलिड एंगल से जितना ल्यूमिनस फ्लक्स पास होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यानी आप कह सकते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी I इज इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स, और पर यूनिट सॉलिड एंगल का मतलब सॉलिड एंगल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो F, ये ल्यूमिनस फ्लक्स F और सॉलिड एंगल ओमेगा, तो I इज इक्वल टू F अपान ओमेगा, इसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो ल्यूमिनस फ्लक्स आप याद रखिएगा, अगर आप उसको सॉलिड एंगल से डिवाइड करते हैं तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिल जाएगा, उसी को आप सरफेस एरिया से डिवाइड करते हैं तो आपको इल्यूमिनेंस मिलेगा, जिसको प्रदीप्ति घनत्व बोलते हैं। इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। तो डेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन में क्या होता है कि ल्यूमिनस फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम उसको सॉलिड एंगल से डिवाइड करते हैं। तो ल्यूमिनस फ्लक्स अपान ओमेगा है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स अपान एरिया है तो इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन डेंसिटी। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है आप देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का अगर यूनिट निकालना है तो ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है ल्यूमेन, और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, और ल्यूमेन अपान स्टेरेडियन को हम क्या बोलते हैं? कैंडिला। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें से एक ये भी तो आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडिला। तो ये वही कैंडिला है। कैंडिला का मतलब कि ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, यानी ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट आप देखिए, इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन डेंसिटी क्या होती है? तो पर यूनिट सरफेस एरिया, आप इमेजिन करिए कि कोई सरफेस रखा हुआ, उसके ऊपर इधर से लाइट सोर्स से लाइट जा रही है, तो पर यूनिट सरफेस एरिया पर जितना ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट होता है, ध्यान रखिएगा, जितना ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट होता है पर यूनिट सरफेस एरिया पर, उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन डेंसिटी। तो ल्यूमिनस फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इल्यूमिनेंस, और यूनिट अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट ल्यूमेन और सरफेस एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो जब एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे यानी ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर आएगा तो इसका यूनिट हो जाएगा लक्स, और जब इसको हम सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तो ये ल्यूमेन अपान सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं फोट। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो यूनिट हैं इसके ना बहुत ही स्पेशल यूनिट हैं, क्योंकि ये लक्स और फोट जो है वो इनका आपस में एक रिलेशन भी होता है। तो लक्स और फोट किसके यूनिट हैं? इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन डेंसिटी की, और ये एमकेएस सिस्टम का है, ये सीजीएस का है। तो जैसे आपने न्यूटन और डाइन का रिलेशन पढ़ा है, जूल और अर्ग का रिलेशन पढ़ा है, ठीक है, तो उसी तरीके से आपको इसका भी ध्यान रखना है। लक्स और फोट का आपस में रिलेशन होता है 1 फोट इज इक्वल टू 10 पावर 4 लक्स, जिसमें लक्स एमकेएस सिस्टम का है और फोट सीजीएस सिस्टम का है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि ये जितना भी कुछ आपने पढ़ा है इसमें हमने आपसे कहा कि पर यूनिट सरफेस एरिया पर जितना ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट होता है उसको हम बोलते हैं इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन डेंसिटी। सिर्फ एक वर्ड अगर हम चेंज कर दें और यहाँ पर इंसिडेंट ल्यूमिनस फ्लक्स की बजाय रिफ्लेक्टेड ल्यूमिनस फ्लक्स अगर कहें, तो ये जो आप कैलकुलेट कर रहे थे ये इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन डेंसिटी की बजाय ये क्या कैलकुलेट होगा यहाँ से? ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस और इल्यूमिनेंस में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पर यूनिट सरफेस एरिया पर जितना ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट होता है उसको हम इल्यूमिनेंस बोलते हैं, लेकिन पर यूनिट सरफेस एरिया से जितना रिफ्लेक्ट होता है ल्यूमिनस फ्लक्स उसको हम क्या बोलेंगे? ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड
ल्यूमिनस फ्लक्स अपान एरिया, और यहाँ पर क्या है, इंसिडेंट ल्यूमिनस फ्लक्स अपान एरिया। ठीक है, यूनिट आप जानी गए हैं। अब इसके बाद ये तीनों फार्मूले आप देख लीजिए। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब कि कोई भी क्वांटिटी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसमें जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप कहते हैं कि न्यूटन्स लॉ हो या कूलम्ब्स लॉ हो, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? यहाँ पर इनवर्स स्क्वायर लॉ ये है कि E इज इक्वल टू आई अपान आर स्क्वायर, जहाँ पर E क्या है? E इज इल्यूमिनेंस और I क्या है? I इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो किसी भी लाइट सोर्स का, सॉरी किसी भी सरफेस के लिए जो इल्यूमिनेंस होता है वो कितना होगा? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई, ये मान लीजिए सरफेस है और इस सरफेस से इस सोर्स के बीच का डिस्टेंस r है, तो E इज इक्वल टू आई अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर जो E है वो r के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो E और I को आप याद रखिएगा, यहाँ से I है और ये E है। और यहाँ पर आप जानते भी हैं कि अगर ये जो सरफेस है, अगर इस सरफेस के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट न हो करके जो लाइट हो वो इसके नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हो, मतलब उस सरफेस पर लाइट उसके नॉर्मल की बजाय उससे कुछ एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो उस सरफेस पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा का टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस सरफेस के नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए लाइट इंसिडेंट हो, ये लाइट इंसिडेंट होने का डायरेक्शन है और ये नॉर्मल का डायरेक्शन है, तो अगर सरफेस के नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए लाइट इंसिडेंट हो, तो यहाँ पर आ जाएगा E इक्वल टू आई कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का ही ये जनरल केस है और कुछ नहीं है, और इसलिए इसका नाम है लैम्बर्ट्स, इसको बोलते हैं लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल, लैम्बर्ट का कोजिया नियम। तो कोसाइन रूल इसीलिए बोला गया क्योंकि जो E की वैल्यू है वो कॉस थीटा पर भी डिपेंड कर रही है, कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो E प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, अगर वो नॉर्मली लाइट इंसिडेंट नहीं होती है तब। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन रूल हो गया। इसके बाद सिर्फ एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि दो अलग अलग सोर्स हैं आपके पास, एक सोर्स ये है और एक कोई और सोर्स है, इस सोर्स के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी I1 और इस सरफेस की जो डिस्टेंस है वो R1, और इस दूसरे सोर्स की जो इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो है I2 और वहाँ से इस सरफेस की डिस्टेंस है R2, और आप चाहते हैं कि दोनों सोर्स से उस सरफेस के लिए जो इल्यूमिनेंस हो वो सेम हो, मतलब सेम E के लिए, फॉर सेम E, और सोर्स अलग अलग है। तो आप देखिए कि E के लिए जब फार्मूला लिखेंगे यहाँ से या फिर यहाँ से, पहले सोर्स के लिए जब फार्मूला लिखेंगे तो E इक्वल टू आएगा I1 अपान R1 स्क्वायर, दूसरे सोर्स के लिए लिखेंगे तो आएगा I2 अपान R2 स्क्वायर। और आप कह रहे हैं कि दोनों सोर्स से हमको उस सरफेस पर सेम इल्यूमिनेंस चाहिए, सेम इल्यूमिनेशन डेंसिटी चाहिए, तो E1 इक्वल टू E2 कर देंगे, तो यहाँ से मिलेगा I1 अपान R1 स्क्वायर और दूसरे वाले से मिलेगा I2 अपान R2 स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। जैसे आपने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ा है, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री। तो सेम E के लिए होता है I1 अपान R1 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 अपान R2 स्क्वायर। ठीक है, तो फोटोमेट्री में बस इतना ही, जितना भी हमने पिछले स्लाइड में बताया, यानी कि रेडिएशन फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, उसके बाद जो ल्यूमिनस एफिशिएंसी हमने निकाला और कर्व आपको बताया, वो चीज़ आप याद रखिए। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और एक चीज़ जो इसका यूनिट आपने पढ़ा, इल्यूमिनेंस या इल्यूमिनेशन डेंसिटी का, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ अ 200 वाट बल्ब। अब देखिए यूनिट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपको यूनिट याद रहेगा तो उससे आप चीज़ों को जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे। तो 200 वाट बल्ब यानी कि ये बल्ब का पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर, इज 1000 ल्यूमेन। तो ल्यूमेन किस चीज़ की यूनिट होती है? ल्यूमिनस फ्लक्स की। ल्यूमिनस फ्लक्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? F से। तो ल्यूमिनस फ्लक्स दिया हुआ है और उस बल्ब का, यानी कि हमारे पास जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिकल सोर्स है, लाइट सोर्स है, और उसका पावर भी दिया हुआ है। आपसे पूछा ल्यूमिनस इफिशियंसी आप बताइए, तो ल्यूमिनस इफिशियंसी का फार्मूला होता क्या है? ल्यूमिनस इफिशियंसी इज इक्वल टू
ल्यूमिनस इफिशियंसी इज इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स अपान रेडिएशन फ्लक्स। ये हमने आपको फार्मूला सबसे पहले यही बताया था, ल्यूमिनस फ्लक्स अपान रेडिएशन फ्लक्स। फिर हमने कहा कि अगर आपका लाइट सोर्स नेचुरल नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल सोर्स है तो रेडिएशन फ्लक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर से, इलेक्ट्रिकल पावर से। और यही इस क्वेश्चन में दिया हुआ बल्ब की बात हो रही है तो रेडिएशन फ्लक्स ना लिख के हम इलेक्ट्रिकल पावर लिखेंगे। और ल्यूमिनस फ्लक्स जो कि ल्यूमिन में होता है तो ये है आपका 1000, यहाँ पर आप 1000 लिख देंगे। और इलेक्ट्रिकल पावर जो कि वाट में होता है ये है आपका 200। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन बन गया। मतलब क्वेश्चन यहाँ टफ नहीं है। और इसका यूनिट अगर आपको बताना है तो ये ल्यूमेन में है, ये वाट में है, तो ल्यूमेन पर वाट, ल्यूमेन पर वाट। क्वेश्चन टफ नहीं है बट आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि टर्मिनोलॉजी जो है आपस में मिक्स हो जाए जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाए। तो फार्मूला अगर याद है, यूनिट याद है तो क्वेश्चन कैलकुलेशन आसान ही रहता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्यूमिनेंस ऑन अ स्क्रीन एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ लैम्प इज 25 लक्स। ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन पढ़ते टाइम आप हर एक चीज को समझते रहिए। इल्यूमिनेंस जिसको हम कैपिटल ई से एक्सप्रेस कर रहे थे, इल्यूमिनेंस इज इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया। और ल्यूमिनस फ्लक्स कौन सा, इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड। तो अगर इंसिडेंट ल्यूमिनस फ्लक्स लेंगे तो इल्यूमिनेंस आएगा, रिफ्लेक्टेड ल्यूमिनस फ्लक्स लेंगे तो वो ब्राइटनेस आएगा। ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, तो 2 यूनिट इसके होते हैं, एमकेएस सिस्टम में लक्स होता है और सीजीएस सिस्टम में फोर्ट होता है। फोर्ट और लक्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, 1 फोर्ट इज इक्वल टू 10⁴ लक्स। तो फाइंड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ द लैम्प। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछा जा रहा है और आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम आई से एक्सप्रेस करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई से एक्सप्रेस करते हैं। इल्यूमिनेंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इल्यूमिनेंस को कैपिटल ई से, इल्यूमिनेंस इज इक्वल टू कैपिटल ई। और क्या दिया है, लैंप से स्क्रीन की डिस्टेंस या सरफेस एरिया का डिस्टेंस यानी आर दिया हुआ है। आर कितना है, 2 मीटर। तो आपको आर की वैल्यू दिया हुआ है और ई की वैल्यू यहाँ पर है 25 लक्स। अब बताइए, अगर आपको आर और ई की वैल्यू पता है तो आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और एंगल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि जो लाइट इंसिडेंट होती है सरफेस पर वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है कि कोई एंगल बनाते हुए। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब वो नॉर्मली ही इंसिडेंट होती है, यानी उनके बीच कोई एंगल, मतलब जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो और जो उनका नॉर्मल एरिया वेक्टर है वो दोनों के बीच एंगल 0 हो जाएगा। तो आपको इनवर्स स्क्वायर लॉ सीधे यूज करना है, E इक्वल टू आई अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला। अगर आपको सवाल में ये दे देता कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो सरफेस के नॉर्मल वेक्टर के से कुछ एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पर आप लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल यूज करेंगे, आई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब कि नॉर्मली लाइट इंसिडेंट हो रही है। वैल्यू पुट कर दीजिए, ई और आर की आई मिल जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ई आर स्क्वायर, ई की वैल्यू 25 और आर स्क्वायर सब कुछ सही है, यूनिट वगैरह 2 का स्क्वायर करेंगे 4 यानी कि 100 आ जाएगा। और आई की यूनिट क्या होगी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट लिखेंगे, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है ल्यूमेन और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, और कुल मिला के उसी को हम क्या बोलते हैं, कैंडिला। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडिला। ठीक है, तो 100 कैंडिला इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। ल्यूमिनस फ्लक्स थोड़ा सा ये स्पेशल है, ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ अ सिमेट्रिक बल्ब। यहां ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक बल्ब। सिमेट्रिक बल्ब का मतलब कि ऐसा बल्ब जो अपने चारों तरफ इक्वल अमाउंट में लाइट को इमिट कर रहा है। मतलब ऐसा कोई सोर्स नहीं है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा हो। सिमेट्रिक का मतलब सभी डायरेक्शन में वो इक्वल अमाउंट में लाइट को इमिट कर रहा है, ऐसे सोर्स की बात हो रही है। इज 1256 ल्यूमेन। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है और आपसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई पूछा जा रहा है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी और ल्यूमिनस फ्लक्स के बीच का रिलेशन आपको देखना पड़ेगा, और वो रिलेशन क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम आई से एक्सप्रेस करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू होता है ल्यूमिनस फ्लक्स और अपान में आई इज इक्वल टू एफ अपान ओमेगा, यही तो होता है।
तो यहाँ से अगर हम निकालें आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एफ अपान ओमेगा करेंगे, और ओमेगा का मतलब है सॉलिड एंगल। अब यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना कि सॉलिड एंगल कितना लिखेंगे। तो जब बात हो सिमेट्रिक लाइट सोर्स की, तो सिमेट्रिक लाइट सोर्स के लिए ओमेगा क्या होगा, यानी ये आप सोचिए ऐसा कोई ये सोर्स है जिससे ये लाइट सभी डायरेक्शन में निकल रहा है। तो सिमेट्रिक लाइट सोर्स का मतलब कि जो सोर्स है वो स्फीरिकल सोर्स की तरह काम कर रहा है, पॉइंट सोर्स होगा, स्फीरिकल सोर्स होगा। तो उसके लिए जो टोटल एंगल हम निकालेंगे, क्योंकि हर एक सरफेस से निकल रहा है एंगल, तो ओमेगा के लिए जो फार्मूला होता है डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर हम सभी सरफेस से लाइट इमिट हो रही है, तो सभी सरफेस के लिए अगर हम टोटल ओमेगा निकालें तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर और अपान में आर स्क्वायर, यानी कि ओमेगा की जगह पर लिखना है 4 पाई। तो ध्यान रखिएगा जब सिमेट्रिक बल्ब हो, सिमेट्रिक सोर्स हो, तो टोटल ओमेगा अगर हम यहाँ इस्तेमाल करें तो F इज इक्वल टू 4 पाई आई, या I इज इक्वल टू F अपान 4 पाई, ये होता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, F और 4 पाई की वैल्यू रख देंगे। F की वैल्यू कितनी है 1256, ठीक है, और 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख दीजिए, या फिर आप ऐसा करिए 22/7 के बजाय आप इसको लिखिए 3.14, तो ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जा कितना 16, और 4 1 जा 4, और 1 5, और 4 3 जा 12, यानी कितना आ जाएगा 12.56, और यहाँ कितना है 1256, यानी इसका ये सीधे सीधे 100 टाइम्स है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100। ठीक है, कैलकुलेशन आसान है। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे इंटेंसिटी का, तो कैंडिला ही होता है, आप कैंडिला लिख सकते हैं, या फिर और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा आपका ल्यूमेन, और ये हो जाएगा पर स्टेरेडियन। तो ल्यूमेन पर स्टेरेडियन को ही हम कैंडिला बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आसान है, अभी तो आसानी लग रहा होगा क्योंकि आज ही आपने फार्मूला देखा और अभी बार बार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जब ओवरऑल पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। लक्स किस क्वांटिटी, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो लक्स इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, रेडिएशन फ्लक्स, ल्यूमिनस इफिशियंसी, इल्यूमिनेंस। तो मैं चारों को एक बार बता देता हूं कि ल्यूमिनस फ्लक्स मतलब कि 1 सेकेंड में कितना लाइट एनर्जी इमिट होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ल्यूमेन। रेडिएशन फ्लक्स 1 सेकेंड में कितनी टोटल रेडिएशन एनर्जी बाहर निकल रही है, उसको बोलते हैं रेडिएशन फ्लक्स, इसका यूनिट होता है जूल पर सेकेंड या वाट। ल्यूमिनस इफिशियंसी, तो ल्यूमिनस इफिशियंसी का फार्मूला होता है ल्यूमिनस फ्लक्स अपान रेडिएशन फ्लक्स, यानी कि ल्यूमेन पर वाट, ल्यूमेन पर वाट इसकी यूनिट होती है। और इल्यूमिनेंस का फार्मूला होता है ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब कि ल्यूमेन, और पर यूनिट एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं लक्स, यानी ये जो लक्स है वो इल्यूमिनेंस की यूनिट है। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछ देता है फोर्ट इज द यूनिट ऑफ, फोर्ट किसकी यूनिट है, तो फोर्ट भी इल्यूमिनेंस की ही यूनिट है, बट यहाँ पर जो एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर की बजाय सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इल्यूमिनेंस का एमकेएस सिस्टम में यूनिट लक्स और सीजीएस सिस्टम में यूनिट फोर्ट। फोर्ट और लक्स का रिलेशन 1 फोर्ट इज इक्वल टू 10⁴ लक्स। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ अ फ्लैश बल्ब is 7.5 into 10⁵ lumen. If 1% part of this falls on a surface of dimension 100 by 50 centimeter, find the illumination density of the surface. यानी जिस सरफेस की बात चल रही है उस सरफेस का एरिया आप यहाँ से निकालेंगे 100 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर से, और जो बल्ब है आपके पास उसका जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो है 7.5 into 10⁵, लेकिन उस बल्ब का ये पूरा जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो इस सरफेस पर नहीं इंसिडेंट हो रहा है, बल्कि इसका सिर्फ 1% इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो आपको बताना है कि सरफेस का इल्यूमिनेशन डेंसिटी, दैट मीन्स इल्यूमिनेंस कितना होगा। तो इल्यूमिनेंस कैपिटल E इज इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स के बारे में अगर कहें तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से ऐसा करिए आप, ल्यूमिनस फ्लक्स टोटल दिया हुआ है कितना 7.5 into 10⁵ ल्यूमेन, यही ना ल्यूमिनस फ्लक्स। जो उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है वो ल्यूमिनस फ्लक्स कितना होगा, तो इस F का 1% यानी कि 7.5 into 10⁵ into 1/100,
100 का मतलब 10 पावर 2, इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻³ ल्यूमेन। यानी उस सरफेस पर जो ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट होता है वो ये है, जबकि टोटल आपके पास जो फ्लैश है उसका ल्यूमिनस फ्लक्स ये है, लेकिन इसका सिर्फ 1% उस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होता है। और सरफेस एरिया कितना है? सरफेस एरिया है 100 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 100 इंटू 50 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 5 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर को हम पहली बात सेंटीमीटर को लिखेंगे 10⁻⁻² मीटर और उसका स्क्वायर ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ यहाँ 10⁻⁴ और मीटर स्क्वायर क्या बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। अब आप देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स आपको पता चल गया जो इस सरफेस पर इंसिडेंट होता है। तो पर यूनिट सरफेस एरिया पर जितना ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट होता है उसी को तो हम इल्यूमिनेशन डेंसिटी कहते हैं। तो यानी इल्यूमिनेशन डेंसिटी E इज इक्वल टू हो जाएगा F/A, लेकिन कौन सा F? ये वाला F जो इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, यानी F'। तो आप वैल्यू रख लीजिए 7.5 इंटू 10⁻³ अपान एरिया कितना है 5 इंटू 10⁻⁻1, ये ऊपर जाके 4 बनेगा तो 7.5 इंटू 10⁻⁴ अपान 5। और ऐसा आप कर सकते हैं 7.4 है उसका एक जीरो हटाएंगे, मतलब कि 10⁻³ लिखेंगे तो ये 75 बन जाएगा। 75/5 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 5 और 15, यानी कि 15 इंटू 10⁻³ आप इसको 1.5 इंटू 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ल्यूमिनेंस है, इल्यूमिनेंस है, तो MKS सिस्टम में निकाल रहे हैं तो इसको आप लक्स लिख सकते हैं, ठीक है, लक्स में आ जाएगा। और अगर CGS में ही निकालते हैं तो फोर्ट आ जाता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस एट 10 मीटर फ्रॉम लैम्प एंड इट्स illuminance is 10 lux, to find the 9 times illuminance what will be the distance between lamp and the surface। तो सवाल फिर से देखिए कि एक लाइट है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट है, और उससे जो लाइट है वो नॉर्मली बिल्कुल परपेंडिकुलरी सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलरली लाइट इंसिडेंट होता है, और वो सरफेस कितनी दूरी पर है लैंप से 10 मीटर की डिस्टेंस पर, और इल्यूमिनेंस इस टाइम उसका है 10 लक्स। तो कह रहे हैं कि अगर हम इल्यूमिनेंस इसका 9 गुना चाहिए हमको, 9 गुना का मतलब 90 अगर हमको चाहिए इल्यूमिनेंस, तो सोर्स और इस सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, R पूछ रहे हैं ये, और इनिशियल कंडीशन में आपको 2 वैल्यूज गिवन है, मतलब E की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, डिस्टेंस R 10 मीटर, किसके बीच का डिस्टेंस? सोर्स और सरफेस के बीच का डिस्टेंस R, और इल्यूमिनेंस यानी कैपिटल E कितना है? ये है आपका 10 लक्स। यूनिट वगैरह सब कुछ एकदम सही है। कंडीशन नंबर 1 है तो R1 और E1 बोल देते हैं। दूसरे कंडीशन में इल्यूमिनेंस 9 गुना चाहिए, 9 गुना इल्यूमिनेंस चाहिए, यानी 9 E1 चाहिए, तो 9 इंटू 10 कर देंगे, यानी कि 90 लक्स चाहिए। तो अगर इल्यूमिनेंस 90 लक्स चाहिए तो R कितना होना चाहिए? R का मतलब R2 चाहिए आपको। तो E और R के बीच का रिलेशन आपको पता है, E इज इक्वल टू I/R², और I के बारे में कुछ नहीं बोला गया, दैट मीन्स I इज कॉन्स्टेंट हियर, I की वैल्यू बदल नहीं रही है। तो इसका मतलब आप यहाँ से ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, E प्रोपोर्शनल टू 1/R², दैट मीन्स E1/E2 इनवर्सली है ना, तो ये हो जाएगा आपका R2/R1²। और इस रिलेशन में आप वैल्यू पुट करेंगे, E1 की वैल्यू है 10 और E2 की वैल्यू है 90, R2 पता करना है और R1 कितना है 10, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 को क्या लिखेंगे? 1/3 का होल स्क्वायर, और ये 1/3 का होल स्क्वायर, ये R2/10 का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/3 इज इक्वल टू R2/10, देन R2 इज इक्वल टू 10/3, दैट मीन्स 3.3 मीटर। यानी कि जो डिस्टेंस होना चाहिए सोर्स और स्क्रीन के बीच का वो होना चाहिए 3.3 मीटर। तो ऐसे केस में जो इल्यूमिनेंस होगा वो 9 गुना हो जाएगा, यानी 90 लक्स हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा। तो हमारी तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन है, अ फोटो प्रिंट इज प्लेस्ड बिफोर अ लैंप ऑफ 100 कैंडिला पावर। अब कैंडिला दिया हुआ है तो आप समझिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है, बट ये लैंग्वेज है। पावर एट डिस्टेंस ऑफ 0.50 मीटर फॉर
25 सेकेंड्स टू मेक क्लियर इमेज, यानी एक फोटो प्रिंट कर लीजिए जिसके ऊपर हमको फोटो प्रिंट करना है। वो सरफेस कहाँ पर रखा हुआ है? लैंप से। और लैंप कैसा है? तो लैंप 100 कैंडिला का लैंप है। और कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है इन दोनों को? 0.50 मीटर की डिस्टेंस पर। कितनी देर तक रखा जाता है? 25 सेकेंड तक। तो आपको बताना है कि अगर, और ऐसे करने पर एक क्लियर इमेज बनता है। तो कह रहे हैं कि अगर हम इस बल्ब को हटा दें, 100 कैंडिला वाले बल्ब को हटा के 400 कैंडिला का बल्ब यूज करें, और जो 25 सेकेंड तक हम इसको यूज कर रहे थे उसको अगर हम 36 सेकेंड तक यूज करें, तो आपको बताना है कि सेम इंटेंसिटी सेम क्लैरिटी वाला इमेज बनाने के लिए, फोटो प्रिंट करने के लिए कितनी दूरी पर हमको लैंप और उस प्रिंट को रखना पड़ेगा। जहां पर हमको प्रिंट करना है उस मतलब सरफेस जो है उसको और लैंप को कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। तो देखिए इस सवाल के लिए जो थियोरी है वो हमने पीछे नहीं बताया है, तो इस न्यूमेरिकल के से ही आप इसको सीख लीजिए। फोटो प्रिंट करने के लिए जो रिक्वायर्ड टोटल लाइट एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू EAT। ये फार्मूला आप याद रखिए। ये टोटल लाइट एनर्जी है और ये इल्यूमिनेंस है। ये तो आप समझ ही रहे हैं, इल्यूमिनेंस है। A जो है वो एरिया है और T क्या है? T इज़ द टाइम या टाइम ऑफ एक्सपोजर बोलते हैं इसको। ये फार्मूला आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो शुरुआत में क्या क्या वैल्यू गिवन है? देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैंप ऑफ 100 कैंडिला। तो कैंडिला क्या चीज़ की यूनिट होती है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, यानी I की वैल्यू है। तो I1 कह लीजिए, ये कितना है? 100 कैंडिला। I1 कितना है? 100 कैंडिला। उसके बाद 0.50 मीटर है, यानी R1 है 0.50 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है 25 सेकेंड, यानी T1 दिया हुआ है 25 सेकेंड। ठीक है, इतनी वैल्यू गिवन है। और अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 400 कैंडिला यूज किया जाएगा। दैट मीन्स I2 की वैल्यू है 400 कैंडिला। और लास्ट में है एक और वैल्यू गिवन है, टाइम दिया हुआ 36 सेकेंड। तो टाइम T2 कितना है? 36 सेकेंड। ठीक है, और आपसे यही R2 पूछा जा रहा है। ठीक है ना, यानी आपको I1 दिया है, R1 दिया है, T1 दिया है। फिर दूसरे वाले कंडीशन में इनको I1 को हटा के वो I2 रखा गया और T1 ये टाइम की बजाय 36 टाइम बढ़ाया गया। तो आपसे पूछा गया कि जो R1 है उसकी जगह पर अब जो नया डिस्टेंस R2 आएगा वो कितना होगा, जबकि जो हमको फोटो जो हमको प्रिंट करना है वो उसकी क्लैरिटी सेम होनी चाहिए। तो क्लैरिटी सेम होने के लिए जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा था वो भी सेम होना चाहिए, टोटल लाइट। और टोटल लाइट सेम होने का मतलब कि EAT सेम होना चाहिए। यानी अगर सेम इंटेंसिटी का सेम ब्राइटनेस का हमको फोटो चाहिए तो Q1 मस्ट बी इज इक्वल टू Q2, और Q1 का मतलब E1 A1 T1, और Q2 का मतलब E2 A2 T2। ठीक है, और यहाँ पर E की जगह पर, अब E की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो E की जगह पर हम लिखेंगे I/R², मतलब I1/R1² A1T इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा I2/R2² और A2 और T2। ठीक है, अब इस सवाल में एक चीज और देखिए नहीं दिया हुआ कहीं पर भी कि सरफेस एरिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं। यानी कि जो फोटो प्रिंट करने के लिए हमारे पास सरफेस था वो सरफेस का एरिया सेम है, वही प्रिंट है, उसी के ऊपर हमको प्रिंट करना है, उसी सरफेस पर। यानी A1 और A2 में कोई वेरिएशन नहीं है, तो आप इनको हटा सकते हैं, या ये दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे। और आप देखिए कि I1 पता है, R1 पता है, और यहाँ पर T1 पता है, I2 पता है, T2 पता है, तो R2 तो निकाल ही लेंगे। सिंपल कैलकुलेशन बचा है। तो अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देते हैं इसको, यानी हमारा जो मिल जाएगा हमको क्या निकालना था हमको? R2। तो सबसे पहले यहीं पर वैल्यू रख दीजिए I1/R1²। I1 कितना है? 100। अब ये कैलकुलेशन बचा है सिर्फ 100/R1², यानी कि 0.50 का स्क्वायर, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम सीधे लिख रहे हैं 0.25, और इनटू में T1 मतलब 25। ठीक है, इज इक्वल टू I2 मतलब 400 अपान में R2², और R2 हमको नहीं पता है, और T2 कितना है? 36। सिंप्लीफाई करिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 0.25 है, ये 25 है। इससे अगर हम इसको कैंसिल करें तो 100 आ जाएगा, और ये 100, और यहाँ पर क्या बचा? 100 इज इक्वल टू 4 × 36 और अपान में R2², तो R2² इज इक्वल टू आ जाएगा 4 × 36 अपान 100। तो R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो R2 इज इक्वल टू आ जाएगा
ऊपर 4 इंटू 36 है, 4 का स्क्वायर रूट 2, 36 का हो जाएगा 6 और अपान में जो 100 है उसका हो जाएगा 10। कितना आ गया 12/10 यानी कि 1.2 मीटर। यानी कि उस बल्ब को उस प्रिंटर से उस सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर रखना चाहिए, 1.2 मीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे तो सेम ब्राइटनेस या सेम क्लैरिटी का इमेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब 2-3 क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके होमवर्क का, एट व्हाट डिस्टेंस अ बुक शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम अ लैम्प ऑफ 50 कैंडिला टू फाइंड द इल्यूमिनेंस ऑफ 2 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई बल्ब है और उस बल्ब का आपको कितने कैंडिला का है वो दिया है, 50 कैंडिला का है। तो कह रहे हैं कि कोई बुक को उस बल्ब से कितनी डिस्टेंस पर रखें कि उसके ऊपर जो हमको इल्यूमिनेंस मिले या इल्यूमिनेशन डेंसिटी वो 2 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ फोटोग्राफिक फिल्म इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम अ बल्ब ऑफ 60 कैंडिला फॉर 40 सेकेंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंट्स। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे अभी हमने पीछे कराया। तो फोटोग्राफिक फिल्म को 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख रहे हैं, जिसके सामने रख रहे हैं वो बल्ब कितने कैंडिला का है, तो वो है 60 कैंडिला का। कितनी देर तक रख रहे हैं, 40 सेकंड तक। और लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही, तो सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल या परपेंडिकुलर, यानी थीटा इक्वल टू 0। तो यहां पर पूछा गया फाइंड द टाइम ऑफ एक्सपोजर फॉर गेटिंग सेम प्रिंट, मतलब सेम ब्राइटनेस का फोटो पाने के लिए टाइम ऑफ एक्सपोजर की ये जो टाइम ऑफ एक्सपोजर है वो आपको बताना है। तो यहां पर टाइम ऑफ एक्सपोजर तो दिया था, बट यहाँ 2 अलग अलग कंडीशन दिया है, उसमें आपको टाइम ऑफ एक्सपोजर बताना है। पार्ट नंबर 1 में कहा कि डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड फोटोग्राफिक फिल्म इज 10 सेंटीमीटर। यानी इन्होंने कहा कि ये एक सिचुएशन है। इसके बाद अगर हम डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस यहाँ 20 सेंटीमीटर था, अगर हम उसको बदल के डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर कर दें तो टाइम ऑफ एक्सपोजर 40 की बजाय कितना आएगा ये बताइए। पार्ट नंबर 2 में कहा इन्होंने कि ऐसा करते हैं, सब कुछ वही रहने देते हैं, बल्ब ही बदल देते हैं और जो बल्ब लगाएंगे वो 120 कैंडिला का होगा। अब बताइए कि और डिस्टेंस वही है, 20 वाला, ठीक है ना। तो आपको बताना कि अब बताइए टाइम ऑफ एक्सपोजर क्या होगा। तो दोनों ही केस में टाइम ऑफ एक्सपोजर ही कैलकुलेट करना है। ये इनिशियल कंडीशन है, एक बार फाइनल कंडीशन ये लेना है और एक बार फाइनल कंडीशन ये लेना है। ठीक है। और लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमने यूनिट लिख दिया है, आपको फिजिकल क्वांटिटी का नाम सामने लिखना है। ल्यूमेन किसका यूनिट है, ल्यूमेन पर वाट किसकी यूनिट है, कैंडिला किसकी यूनिट है और फोर्ट किसकी यूनिट है। ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप करिएगा और ईमानदारी से क्वेश्चन को करिएगा। जितना भी हमने आज के लेक्चर में बताया है उसको, जो न्यूमेरिकल्स हमने बताया उसको अगर आप समझ लेते हैं, इतना करते हुए, इतना प्रैक्टिस करने के बाद एक बार आप कॉपी पे लिख लेते हैं तो ये पूरा याद हो जाएगा आपको। ठीक है। अगर आप जान बचाएंगे और आपको लगता है कि नहीं ये तो हमें आता है, क्या ज़रूरत है ये इतने आसान से टॉपिक को करने या इसके लिए परेशान होने की। तो अब आप लोग समझदार हैं, अब छोटे बच्चे तो है नहीं, ये सब बताने की ज़रूरत है। ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 14 में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।